नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि पिछले कुछ समय से हमने सबसे पहले जो वीडियो देखा उसमें था ज्योग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिर हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के 3 पार्ट में नॉर्दर्न माउंटेन्स को खत्म किया। वैसे ही करीब 2 से 3 पार्ट्स में हम ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया उसको भी लेंगे। आज हम जो उत्तर के जो मैदान हैं हमारे, जो भौगोलिक जो डिवीजन किया था हमने, भौगोलिक वर्गीकरण किया था, उसमें हम उत्तर के विशाल मैदानों को पढ़ेंगे और उसमें भी हम देखेंगे कि किस प्रकार उसको विभाजित किया जाता है। और जो इस बार का इस वीडियो में जो हम विभाजित करेंगे उत्तर के मैदानों को, वो वहाँ की मिट्टी, सरफेस और जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से विभाजित करेंगे। आगे के वीडियोज में हम उसको क्षेत्रवार विभाजन भी करेंगे। तो आइए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे उपयोगी लेक्चर्स आपके पास समय से पहुंचते रहें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस चित्र के साथ। ये जो हरा वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, यही हमारे जो है उत्तर के विशाल मैदान है। ये नीचे वेस्ट बंगाल तक चला गया है। ये उत्तर के विशाल मैदान है। इसमें जब हम रीजन वाइज डिवाइड करेंगे तो राजस्थान के मैदान अलग हो जाएंगे, पंजाब का मैदान अलग हो जाएगा, गंगा यमुना के मैदान अलग हो जाएंगे और ब्रह्मपुत्र का मैदान अलग हो जाएगा। लेकिन आज जो हम डिवाइड करेंगे वो हम इस आधार पर नहीं करेंगे। ये चित्र हमने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया है कि आप समझ सकें कि जब हम मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं, उत्तर के विशाल मैदानों की बात करते हैं, तो हम किस क्षेत्र की बात करते हैं। ये जो उत्तर के मैदान हैं, इनको हम इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहते हैं, अर्थात सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान। उसका कारण यह है कि सिंधु नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स हैं, जो उसके द्वारा लाई गई एलुवियल सॉइल है, अर्थात जो बलुई मिट्टी है, उसके जमाने से ये मैदान बने हैं। और ये जो 3 नदियों का जो तंत्र है वो इसी नॉर्दर्न प्लेन से होकर के गुजरता है, इसलिए इसे हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान भी कहते हैं। जो ये मैदान है, इनकी जो लंबाई है वो लगभग 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई अलग अलग जगहों पर 150 से 300 किलोमीटर तक वैरी करती है। और इनका निर्माण जो हुआ था वो प्लीस्टोसीन और होलोसीन पीरियड में हुआ था। ये प्लीस्टोसीन और होलोसीन हम अपने अगले वीडियो में, आगे के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्लीस्टोसीन और होलोसीन पीरियड में ये उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ था और ये देश में सबसे नया पोर्शन है। अगर हम बात करें सबसे पुराने पोर्शन की, तो वो पेनिनसुलर प्लेटू है, दक्कन का जो पठार है वो सबसे पुराना है। और सबसे नया क्या है, ये उत्तर के विशाल मैदान। अब आइए बात करें इनकी रचना कैसे हुई। तो जब कभी हिमालय की जगह पे टेथिस सागर था, हिमालय की जगह पे टेथिस सागर था, तो उस समय उत्तर की दिशा से नदियां अपना जल ला करके इस टेथिस सागर में छोड़ती थी और जो पेनिनसुलर नदियां थी वो भी अपना जल ला करके इसी टेथिस सागर में छोड़ती थी, जिसके कारण जो उनके द्वारा लाए गए सेडिमेंट से ये जो टेथिस सागर है ये छिछला होता चला गया। और कैसा होता चला गया, पतला होता चला गया। जब लगातार जमा करते रहेंगे तो ये पतला भी हो जाएगा और नीचे अगर तलहटी में जमा हो जाएगा डिपोजिशन, तो ये छिछला भी हो जाएगा। और उसी से इस मैदान का निर्माण हुआ, जो इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से। मैक्सिमम हाइट ऑफ दीज प्लेन्स इज 204 मीटर ओनली। ये केवल 204 मीटर ही ऊंचे हैं। कहां से? समुद्र तल से। और ये जो अंबाला के आसपास की जमीन है, जो अंबाला हमारा पंजाब हरियाणा प्लेन्स में पड़ेगा, वो एक वाटर डिवाइड की तरह है। अर्थात जो नदियां हरियाणा के पूर्व में बह रही हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेंगी और जो
अंबाला के वेस्ट साइड जितनी भी नदियां गिर रही हैं वो सीधे अरब सागर में जाके गिरेंगी। अर्थात अंबाला के आसपास की जो जमीन है उठी हुई, वो जो है एक वाटर डिवाइड की तरह कार्य कर रही है। अब जो मिट्टी की विशेषताएं हैं और जिस प्रकार का सेडिमेंटेशन है, किस प्रकार की सतह है और ढाल किस प्रकार का है, इस आधार पे हम जो हमारे उत्तर के मैदान हैं उनको 4 भागों में बांटते हैं। एक है भावर का रीजन, भावर हिंदी में भी इसे भावर कहते हैं, भावर क्षेत्र। और टिराई रीजन, इसको तराई के मैदान कहते हैं। और खादर रीजन, इसको खादर का क्षेत्र कहते हैं। और बांगर, बांगर क्षेत्र। तो इन 4 हिस्सों में हम अपने मैदानी क्षेत्र को डिवाइड कर सकते हैं। ये मिट्टी के प्रकार और जो सेडिमेंटेशन है, सरफेस कैसा है और ढाल, इसके आधार पे हम अपने मैदानी क्षेत्र को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा हिमालय पर्वत है। यहां से जब नदियां निकलती हैं तो सबसे पहले पड़ेगा भावर। भावर वो क्षेत्र है जहां पर आप देखेंगे कि नदी और उसके आसपास का जितना क्षेत्र होता है वहां पे बड़े बड़े गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं नदियों में, और पथरीली नदी होती है। इतनी पथरीली होती है कि आप आसानी से इस पार से उस पार पैदल चल के जा सकते हैं और कभी भी घुटनों के ऊपर पानी नहीं आएगा। तो ये वो भावर क्षेत्र है। उसके बाद आता है तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र वो है जो सीधे पहाड़ की जो तलहटी, भावर के बाद जो एरिया बचेगा जहां ये पत्थर खत्म हो जाएंगे, वहां पर तराई का क्षेत्र पड़ेगा। तराई के क्षेत्र की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे ढाल बिल्कुल नहीं होता है या बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे दलदलों का निर्माण हो जाता है और नदियों की गति एकदम से आके रुक जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बांगर। बांगर का क्षेत्र वो क्षेत्र है कि जो नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं और मिट्टी लेकर आने के बाद उनको डिपॉजिट कर देती हैं अपने किनारों पे, और अगले साल जब वो रास्ता बदल देती हैं तो दूसरी जगह पे डिपॉजिट करती हैं। कभी उधर खिसक जाती है, कभी उधर खिसक जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब जगह बदल लेती हैं तो नई जगह पर डिपॉजिट करने लगती हैं, और जो पुरानी मिट्टी थी, पुराने सेडिमेंट थे, उनको हम बांगर कहते हैं। और जो नई मिट्टी लाके जमाई जा रही है पिछले कुछ 200-400 सालों में, उनको हम खादर कहते हैं। और ये जो नदी है ये इसकी घाटी है, नदी की घाटी। तो इस प्रकार हमने समझा कि भावर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है। अब आइए, चित्र देख चुके, अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो भावर रीजन। भावर ये फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। शिवालिक तक तो हमारे ग्रेट हिमालय, ग्रेट के बाद लेसर, लेसर के बाद शिवालिक, शिवालिक तक तो हिमालय ही है। और सिंधु से लेकर के और तीस्ता नदी तक बिना किसी ब्रेक के लगातार जो है ये भावर क्षेत्र है। मतलब उधर जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, ये पूरा जो है ये भावर रीजन पड़ेगा शिवालिक के साउथ में, उसके फुट हिल्स में। और इसकी चौड़ाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर है। मेड अप ऑफ स्टोन्स, पेबल्स एंड बोल्डर्स। आप जब कभी अगर हरिद्वार, ऋषिकेश गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ गंगा जो है, जब गर्मियों में थोड़ा गंगा में पानी कम होता है तो आपने देखा होगा सब पत्थर पत्थर वहाँ पड़े रहते हैं। लगभग जब उस तरह की कंडीशन नदी की होती है तो उसे भावर रीजन कहते हैं। तो स्टोन्स हैं, पेबल्स मतलब पत्थर, और बोल्डर्स मतलब गोल गोल गोला जो होते हैं। और यहाँ पर जो नदी का जो नेचर है, अर्थात उसकी प्रकृति है, वो पोरस किस्म की है, जिसके कारण ये पत्थरों के बीच से होके पानी बहता है और ऐसा लगता है कि नदी यहाँ पे डिसअपियर हो गई है।
अर्थात ऐसा लगता है कि नदी में पानी है ही नहीं, लेकिन होता यह है कि नदी में उस समय भी उतना ही पानी होता है जितना आगे दिखाई देता है, लेकिन चूंकि पत्थरों के बीच से होकर वो पानी गुजर रहा होता है, इसलिए हमें लगता है कि नदी डिसअपियर हो गई है या नदी में पानी है ही नहीं। ये कहाँ होता है? भांवर रीजन में। अब अगला रीजन देखते हैं, तराई रीजन, तराई का रीजन। ये भांवर रीजन के दक्षिण में पड़ता है, अर्थात शिवालिक, शिवालिक के बाद भांवर, भांवर के बाद तराई रीजन। 15 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है, और जो नदियां जमीन के नीचे चली जाती हैं, अर्थात पत्थरों के बीच से होकर बह रही होती थी और गायब हो गई होती है, वो एकदम से धरती पर दिखाई देने लगती हैं, अपना विशाल आकार लेने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे काफी दलदली एरिया हो जाता है। क्यों दलदली हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर नदियों की स्पीड काफी कम हो जाती है और पानी ठहर सा जाता है। यहाँ पर जो स्लोप है वो लगभग निग्लिजिबल हो जाता है। तो जब निग्लिजिबल स्लोप है तो पानी आगे बढ़ता नहीं है तेजी से, और जब पानी आगे तेजी से नहीं बढ़ेगा तो वहां पर स्पीड कम दिखाई देगी, और जब पानी ठहरा रहेगा तो स्वाभाविक है वहां पर दलदली जमीन तैयार हो जाएगी। और जहां पे पानी रुका रहेगा, दलदली जमीन होगी, मानव आबादी कम होगी, वहां पे डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल होंगे, और हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वहीं पे रहती है जहां मनुष्य का इंटरफेयर कम रहता है। तराई रीजन एक्सटेंशन इज मोर प्रोमिनेंट इन ईस्ट एज कंपेयर टू वेस्ट। अर्थात जो पंजाब का जो ये प्लेन्स हैं, उसके बजाय जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स हैं, वहां पर ये तराई का जो क्षेत्र है वो ज्यादा महत्वपूर्ण और स्पष्ट दिखाई देता है। अब अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो जो लोग कभी लखीमपुर गए हैं या बहराइच गए हैं, वो तराई की बेल्ट है, पूरा पूरा तराई क्षेत्र है वहां पे। यहाँ पर जमीन तो उपजाऊ है क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन सभी फसलें नहीं हो सकती। केवल वही फसलें यहाँ पे कामयाब हैं जिनमें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे शुगर केन अर्थात गन्ना, राइस अथवा हिंदी में कहेंगे धान। तो ऐसे उत्तराखंड और लखीमपुर और इन सब जगहों पे देखिए आप गन्ने और ये धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। अब ये अपना जो तीसरा पोर्शन है, खादर रीजन, इसको देखते हैं। खादर रीजन ये मेड अप ऑफ न्यू एलुवियम, अर्थात जो नई बलुई मिट्टी है, नदी अपने साथ बहा के लाती है हर साल, ये उससे ये खादर क्षेत्र तैयार होता है। और ये मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड, विश्व में जो सबसे फर्टाइल क्षेत्र हैं उनमें से ये जो खादर रीजन है भारत के विशाल उत्तरी मैदानों का, वो विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। और जो डेल्टा बनाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पे, जो भारत बांग्लादेश दोनों में बनते हैं, ये खादर का सबसे जीता जागता उदाहरण है कि वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है? राइस होता है, वीट होता है, जूट, शुगर केन, बल्कि ये कहिए यहाँ पर जो आप जो चाहिए सब उगा लीजिए। यहाँ पे जो मिट्टी है वो उसका दाना बहुत छोटा छोटा है, तो बहुत महीन है, क्ले सॉइल कहते हैं। और इसी जो ये खादर है इसको पंजाब में बेक्ड कहते हैं, बेक्ड। अब ये जो चौथा वाला था बांगर रीजन, बांगर सीमेंट आपको याद आ रही होगी, वो भी इसी के नाम पे है, बांगर सीमेंट। हायर पार्ट्स ऑफ प्लेन, जो मैदानों के ऊंचे भाग हैं वही बांगर रीजन है, जहां अब कभी बाढ़ नहीं आ सकती, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता, अर्थात वहां पर नए सेडिमेंटेशन का जो सेडिमेंट्स का जमाव है वो बंद हो चुका है पूरी तरह। ऐसे क्षेत्र को हम बांगर रीजन कहते हैं। इनिशियली बांगर रीजन वाज खादर, हेंस इट इज मेड ऑफ ओल्ड एलुवियम। शुरुआत में नदी ने जो अपने सेडिमेंट्स थे वो इसी क्षेत्र में जमाए थे, तब ये क्या कहलाता था? खादर कहलाता था। लेकिन किन्हीं कारणों से अब नदी इस रास्ते से होकर नहीं गुजरती, किसी और तरफ से जाती है।
किसी और तरफ उसने काट दिया तो वो जमीन क्या बन जाती है, बांगर रीजन बन जाती है। वो पुरानी बलुई मिट्टी या पुराने जो जो सेडिमेंट्स लाए गए नदियों के उनसे बनी होती है। यहाँ पर जो कैंकर या कैल्केरियस डिपॉजिट, कैल्शियम के बने हुए पत्थर मिलते हैं इस जगह पे, और ये बहुत सुटेबल नहीं है कृषि कार्य के लिए, बहुत सुटेबल नहीं है और सभी प्रकार की फसलें यहाँ नहीं हो पाती हैं। पंजाब में इसे ध्यास कहते हैं, ध्यास। तो चलिए मित्रों, ये जो हमने उत्तर के विशाल मैदान हैं, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उसको उसके बारे में आज पढ़ा, और उसका जो विभाजन हमने देखा वो हमने क्षेत्रवार न देख करके हमने मिट्टी के आधार पर आज पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा भांवर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर और बांगर। आप समझ चुके होंगे कि नदियां जब चलती हैं तो शुरुआत में हिमालय में से बहुत तेजी से नीचे उतरती हैं, झरने बनाते हुए बहुत शोर करती हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। उसके बाद जब वो भांवर में आती हैं तो एकदम से खो जाती हैं, उनका सारा पानी पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो पत्थरों के बीच से होकर बह रही होती हैं। फिर जैसे तराई में आती हैं तो तराई में पानी एकदम से प्रकट होता है और एक कुछ देर के लिए पानी ठहर जाता है क्योंकि वहां पे स्लोप नहीं होता। उसके बाद आगे बढ़ती हैं तो उनको खादर मिलता है, जहां पे वो अपनी नई जो सेडिमेंटेशन है उसको जमाते हुए आगे बढ़ती हैं। और खादर के ही बगल में बांगर होता है, जहां पे कभी किसी जमाने में 100, 200, 300, 400 साल पहले नदी ने अपनी पुरानी जो सेडिमेंट्स हैं उनको जमाया होता है। और ये इसमें से कुछ क्षेत्र तो काफी उपजाऊ होता है और कुछ क्षेत्र में लिमिटेड फसलें ही हो पाती हैं, जैसे तराई में पानी वाली होती हैं, बांगर में चूंकि पानी नहीं पहुंचेगा, वो ऊंचा है इसलिए वहां पर वो फसलें उगाई जाती हैं जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा। आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।